हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी आइडियाज़ जिससे आप हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बोनलेस फ़िश फ़िले रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे जो है वो हम फ़िश एंड चिप्स तो शाम के लिए एक अच्छा सा स्नैक भी हो जाएगा और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने फ़िश फ़िले जो है ना वो फ्रीज़र से निकाल ली थी और अब मैं इसको पानी में डिप करके रख दूँगी। और साथ ही जो है ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई केक बेक करूँ, तो ये एग्स भी जो है ना मैं पानी में डिप करके रख दूँगी ताकि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये आ जाए। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने बेकिंग जो है वो न्यू स्टार्ट की है, तो ये मेरा सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैं दोबारा से प्लेन केक बनाऊँगी। अच्छा, बेकिंग करते वक्त ना आपने ख़ास ख्याल ये रखना होता है कि जिस भी बर्तन के अंदर आप कोई भी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से जो है ना वो धुला हुआ होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ जो बेकिंग प्रोडक्ट होते हैं ना उसके अंदर कोई भी अगर किसी भी चीज़ के मसाले की या किसी और चीज़ की महक आ जाती है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है आपके केक में या जो भी कुछ आप बेक करना चाहते हैं। वैसे तो अमूमन लोग बेकिंग के जो है वो बर्तन अलग ही उनके होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया फ़िलहाल नहीं था तो मैं तो अभी नॉर्मल जो बर्तन होते हैं उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ, बस अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने चीनी पीस ली थी मिक्सर के अंदर और आइसिंग शुगर बना ली थी। तो साथ ही जो है ना मैंने सोचा कि क्योंकि मिक्सर निकला हुआ है अभी, तो फ़िश एंड चिप्स के लिए जो है ना मैं ब्रेड क्रम्स भी बना लूँ। तो आइसिंग शुगर भी मेरी बन गई थी और यहाँ पर जो है ना मेरे ब्रेड क्रम्स रेडी हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी है ना ये इतनी सिंपल है और ये इतनी झटपट रेडी हो गई थी। एक तो वैसे ही फ़िश का कुकिंग टाइम इतना कम होता है, उसके अलावा भी मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी और बहुत जो है ना ये टेस्टी बनी थी। फ़िश की और केक की जो रेसिपी है तो मैं दोनों को ही साथ साथ ही बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं और फ़िश मेरी डीप फ्रॉस्ट हो रही है। अब जो है मैं केक के लिए उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँगी। आइसिंग शुगर मैंने बना ली है। ये केक जो मैं बना रही हूँ तो ये काफ़ी छोटे साइज़ का है, लेकिन मेरी फ़ैमिली के हिसाब से बिल्कुल परफ़ेक्ट है। तो ये मैंने यहाँ पर 2 एग्स लिए थे, उसके हिसाब से मैंने 9 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ली थी, 9 टेबलस्पून मैदा लूँगी और इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है ना वो मैं मीठा सोडा डालूँगी और 1/2 टीस्पून जो है ना मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी और फिर इसको अच्छे तरीके से सिफ्ट करूँगी ताकि जो भी लम्स वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। पूरी जो रेसिपी है फ़िश की और केक की मैं दोनों को ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को फॉलो करना हो तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना हैंड बीटर निकालूँगी और जो एग और आइसिंग शुगर जो है मैं उसको अच्छी तरीके से हैंड बीटर से मिक्स करूँगी, इतना कि उसका जो है एक फोमी टेक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आपका जो नॉर्मल विस्क होता है या इवन जो आपका फ़ोक होता है आप उससे भी जो है ना वो इसको मिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हैंड बीटर ही होगा तभी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्स जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो अब मैं इनको आइसिंग शुगर के अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, बेकिंग करने का जो एक की पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि आपने जो रेसिपी है ना वो एग्जैक्ट फॉलो करना है, क्योंकि जैसे जब हम नॉर्मल घर के खाने बना रहे होते हैं, सालन या राइस बना रहे होते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ें ऑल्टर कर रहे होते हैं, नमक मिर्चें जो है ना, क्योंकि हम हाथ के हाथ थोड़ा टेस्ट भी कर रहे होते हैं और फिर हम थोड़ी कम बढ़ती भी कर रहे होते हैं। लेकिन बेकिंग में ऐसा नहीं होता, आपने इकट्ठे ही सारी चीज़ें जो है ना वो करनी होती हैं और फिर आपने जिसको जो है वो बेक करने के लिए रख देनी होती है। तो अगर आपकी रेसिपी थोड़ी बहुत भी यहाँ वहाँ होगी तो आपकी बेकिंग के ऊपर बहुत फ़र्क आएगा। जब इसका थोड़ा सा आपको लगे कि टेक्सचर जो है वो फोमी टेक्सचर बन रहा है तो आप इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो होता है तो मैंने वो भी ऐड किया था। उससे केक का मैंने देखा है कि काफ़ी सॉफ्ट बना था। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना जो बिगनर्स हैं स्पेशली बेकिंग जो कर रहे हैं उनके लिए इतनी आइडियल रेसिपी है, इतनी बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि एक तो इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है और इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी परफेक्ट हैं। अच्छा, फिर अगर आपको ज़्यादा बड़ा केक बनाना है इससे थोड़ा, तो आपने क्या करना है कि आपने इस सारी क्वांटिटी को डबल कर देनी है। आपने जहाँ पर 2 एग्स हैं उसके बदले आपने 4 एग्स ले लेनी है। सिमिलरली आइसिंग शुगर और मैदे की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी और बाकी जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब डबल हो जाएंगे। तो
आपका केक साइज़ भी इस तरीके से बड़ा बनेगा। अब जो मैदे वाला बैटर है वो हम स्लोली जो है वो इस अपने एग्स वाले बैटर के अंदर जो है वो ऐड करेंगे और बस मैक्सिमम 10 to 12 स्ट्रोक्स के अंदर जो है ना वो हमें इसको मिक्स करना होता है। अगर हम ज़्यादा मिक्स करेंगे तो आपका जो केक का टेक्सचर है वो काफ़ी हार्ड बनेगा। अच्छा, अब बैटर मेरा पूरा हो गया था रेडी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा मार्बल केक वाला टेक्सचर दूँ, तो मेरे पास लेकिन कोको पाउडर था नहीं कि मैं इसको डिवाइड करके थोड़े में कोको पाउडर मिलाती और फिर दोनों को आपस में मिक्स करती। तो मेरे पास जो था ना वो चॉकलेट सिरप, सलमान का चॉकलेट सिरप काफ़ी टेस्टी है, वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐड करके और फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी तो शायद थोड़ा मार्बल वाला टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी लिक्विड ही था, अगर थोड़ा गाढ़ा होता ना तो शायद वो आ जाता। वो स्टे नहीं किया इतना ज़्यादा, तो वो थोड़ा स्प्रेड हो गया। अब मुझे मोल्ड को ग्रीस करना है बटर से, उसके बाद मैं बैटर उसके अंदर ऐड करूँगी। लेकिन जैसे मैंने फ्रिज खोला तो मक्खन तो था ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक काम करती हूँ कि घी से ग्रीस करके देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने इसको घी से ग्रीस किया और फिर मैंने सारा बैटर इसके अंदर ऐड किया। मैंने जो है वो ऑलरेडी अपनी जो पतीली जिसके अंदर मैं बेकिंग करती हूँ उसको मैंने चूल्हे के ऊपर मीडियम आंच के ऊपर कवर करके रख दिया था और उसके अंदर एक छोटा सा स्टैंड भी रखा था। वो पतीली मैं 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी और उसके बाद ये जो मेरा मोल्ड है केक का मैं उसके अंदर रख दूँगी। सारे बर्तन में एक तरफ इकट्ठा करती रहूँगी और अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोकस बस ये था कि मैं जल्दी जल्दी जो मेरे कुकिंग वाले काम है मैं वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मोहम्मद हमज़ा अभी सोए हुए थे और जब उठेंगे तो ज़ाहिर है मुझे फिर उनको देखना होगा और उस टाइम फिर मैं ये वाले काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए अभी मेरा पूरा फ़ोकस जो था वो मेरी कुकिंग की तरफ है। तो अब यहाँ पर मेरे फ़िश फिले जो थे वो मैंने वॉश कर लिए थे और मैंने उसको एक छन्नी में डाल के रख दिए थे ताकि उसका सारा पानी जो है वो उसमें से निकल जाए। अब मैं इसकी कोटिंग के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून नमक डालूँगी। उसको अच्छी तरीके से विस्क करूँगी। ब्रेड क्रम्स मैंने पहले ही बना कर रख लिए थे, तो अब यहाँ पर मैं एक एक फ़िश फिले उठाऊँगी। पहले एग की कोटिंग करूँगी, उसके बाद मैं उसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूँगी और फिर अपनी प्लेट के अंदर सारे अरेंज करके रख दूँगी। इसके ऊपर आप जितना अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे ना, आपका जो फ़िश बनेगी, जो फ़िश फिले आपका रेडी होगा फ्राई होकर, वो उतना ही लुक वाइज अच्छा बनेगा। इनको बनाकर आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिन तक, तो फ्रीज़र में बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। बाहर के फ्रोज़न आइटम से ये घर का फ्रोज़न आइटम बहुत बेटर है। इनको फ्राई करने से पहले आप कुछ देर के लिए जो है ना वो इसको बनाकर आप तकरीबन आधे घंटे के लिए अपने फ्रीज़र में रख दें। तो इससे होगा क्या कि जो कोटिंग होगी ना वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी फ़िश के ऊपर। तो आपकी जो अगेन जो आपकी फ्राइंग होगी उससे जो आपके फ़िले बनेंगे लुक वाइज भी बहुत अच्छे होंगे, और क्योंकि ब्रेड क्रम्ब सारे स्टिक रहेंगे फ़िश के ऊपर तो टेस्ट भी अच्छा देंगे। ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया था और साथ ही मैंने जो है ना वो 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना मैंने इसमें नाइफ़ डाल के चेक करी तो वो बिल्कुल ही बेक हो गया। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, नॉर्मली जो बेकिंग का जो टाइम होता है वो 30 to 40 मिनट्स का होता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी ही इसको हटा कर एक दफ़ा चेक कर लिया, वरना फिर वही होता, ये ओवर कुक हो जाता और ये हार्ड हो जाता साइड से। बस फिर मैंने यहाँ से जो है ना इसके सारे एजेस पर से इसको क्लीन किया ताकि आराम से बाहर निकल आए। और बटर लगाएं या घी लगाएं तो मुझे तो दोनों में ही कोई भी फ़र्क नहीं लगा, ना टेस्ट में और ना निकालने में। अब मैं आप लोगों को कट भी करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। ये इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश इस वजह से है बिकॉज़ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड किया था, अदरवाइज़ ये बनता बिल्कुल प्लेन केक की तरह। दिख ही रहा होगा आपको कि कट करने में भी ये कितना सॉफ्ट है। और जब मैं इसको कट कर रही थी ना और ये इतना अच्छा मुझे लग रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये केक मैंने बेक किया है। मुझे इतनी खुशी हुई इसको देखने के बाद कि मैंने इसको इतने वाइड वैरायटी जो है ना इसके मैंने शॉट्स लिए और इसकी बहुत सारी पिक्चर्स ली और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसको देखकर, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम जो था ना ये केक, ऑल्दो मैंने सेकंड टाइम बेक किया है लेकिन फ़र्स्ट टाइम बहुत अच्छा बना। इसको आप हेल्दी बनाने के लिए ना आप इसके अंदर वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने देखा था तो एक रेसिपी उसको भी मैं ट्राई करूँगी कि उन ओट्स के अंदर उन्होंने मैदे के साथ साथ उन्होंने ओट फ्लावर यूज़ किया था। तो ओट्स जो है वो ऑलरेडी इतने हेल्दी होते हैं, तो अगर आप हाफ़ क्वांटिटी भी मैदे को ओमिट करके ओट्स यूज़ कर लें तो आई थिंक हम इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं इस तरह।
फ़िश को भी रखे हुए फ्रिज में आधा घंटा हो गया था और मैंने इसको मीडियम आंच के ऊपर जो है ना वो फ्राई किया था, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि फ़िश जो है वो कितनी जल्दी कुक हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा एक कल्चर है कि जब तक हम उसको ढक कर जो है वो हल्की आंच पर ना बना लें, पका लें, तब तक हमारा दिल अंदर से मुतमईन नहीं होता कि शायद अंदर से ये अभी भी कच्ची होगी। तो सिमिलरली ऑल्दो सिर्फ ऐसा होता है कि 5 मिनट्स ईच साइड जो है वो आपने करना होता है, और क्योंकि इसकी थिकनेस भी काफ़ी कम थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको तकरीबन 7 मिनट्स ईच साइड किया था और हल्की आंच के ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा किया और इसको थोड़ी देर के लिए ढका भी, ताकि जो है अंदर तक भी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर मैंने साथ ही जो चाय भी चढ़ा दी थी, बिकॉज़ ये सब होता और चाय ना होती शाम में तो मज़ा तो इनकम्प्लीट ही रह जाता। साथ में इसके खाने के लिए मैंने एक सॉस बना ली थी, वो भी बहुत ईज़िली बन गई थी। कुछ नहीं लिया था मैंने, बस कनौर का चिली गार्लिक लिया और जितनी क्वांटिटी चिली गार्लिक सॉस की ली उससे डबल क्वांटिटी मेयोनीज़ की ली और उसको अच्छी तरीके से फिर मैंने मिक्स किया, तो इतनी मज़ेदार सी ये सॉस बन गई थी। फ़िश मेरी डन हो गई है और मैं इसको अब डिश आउट करूँगी। अभी जैसे आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इफ्तारी के लिए ये एक अच्छा स्नैक हो सकता है। उसके अलावा अगर आप फ्रेश भी बनाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं एज़ एन ऑप्शन, क्योंकि इसका एक तो कुकिंग टाइम इतना कम है, ऊपर से इसको बनाने का टाइम भी बहुत कम है। और ये आप देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी हो रही है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। बस फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी अपना नेक्स्ट बैच फ्राई करने के लिए डाल दिया था। अच्छा, साथ ही साथ जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी रमज़ान की प्रिपरेशन भी कर ही जा रही हूँ। जैसे हम हर रमज़ान के अंदर हमारे यहाँ मैंडेटरी होता है 6 प्यालियों का सेट, 6 ग्लास का सेट, 6 नई प्लेट्स का सेट, तो ये लाजमी आती हैं। तो यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ कि ये प्यालियाँ हैं और इसकी इतनी नीड होती है कि एक ही वक्त पे, क्योंकि सबको ही चाहिए होती हैं, तो ज़रूरी होता है कि एक जैसे बर्तन हों और तो अच्छा लगता है। तो कुछ गिफ्ट्स में मिल गई थी चीज़ें, तो वो मैंने संभाल के रखी हुई थी कि जब रमज़ान आएंगे तो निकालूँगी। तो अभी मैंने ये इसको निकाल कर जो है ना ये अपने कैबिनेट्स के अंदर सेट कर लिया है। अच्छा, साथ में ना मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि मैं जैसे कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं, हम स्टॉक में मंगवा लेते हैं और फिर वो कभी ख़राब भी हो जाती हैं, तो उसको एक अच्छा तरीका स्टोर करने का क्या है, और स्पेशली रमज़ान से रिलेटेड भी आपको जो है वो कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे गाजर और कैप्सिकम और हरी प्याज, तो ये सब चीज़ें तो आपको चाहिए होती हैं, बिकॉज़ आपको समोसे, रोल्स वगैरह या पास्ताज़ या स्पैगेटीज़ इस तरीके की चीज़ें अमूमन बनी जाती हैं इफ्तारी के लिए। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी जो है ना ये धो कर और आपने इसको पील करके और कट करके फ्रीज़ करके रखी हुई होंगी ना, तो जब आपको बनानी होंगी ना तो ये बहुत ही झटपट से बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया था, अब मैं इसको पीलर से अच्छी तरीके से पील कर लूँगी। उसके बाद आपको जिस भी शेप में आपको वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं तो आप उसको उस शेप में काट लें। जैसे मुझे ज़्यादातर जो है वो जूलियन कट चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मली समोसों के लिए या रोल के लिए और स्पैगेटीज़ में जूलियन कट कैरेट्स जो है वो डलती हैं। अच्छा, इन सब को कट करके जो है ना मैं इसको फ्लैश फ्रीज़ कर दूँगी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी किस तरीके से करती हूँ। उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए तकरीबन आधा घंटा छोड़ देती हूँ और फिर जो सीलिंग बैग होते हैं उसके अंदर मैं इसको डालूँगी सबको। अगर आपके पास सीलिंग बैग्स नहीं है तो जो नॉर्मल पॉलीथीन बैग्स होते हैं कैरेट्स का जो ब्रॉड वाला पार्ट था तो वहाँ से मैं जूलियन कट निकाल रही थी, और जो उसका जो पतला वाला पार्ट था तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको जूलियन बनाने में, तो वहाँ से जो है ना मैंने राउंड शेप्स सारे काट लिए थे। रमज़ान स्टार्ट होने में तकरीबन 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो अगर हम अपनी डेली जो भी हमारे चोर्स होते हैं उसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा जो है ना वो अपना टाइम निकाल कर और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो एफ़र्ट कर करके रखते रहें, तो हमारे लिए जो है ना रमज़ानों का जो टाइम है ना वो बहुत आसानी से गुजर जाएगा और हमें बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा इबादत के लिए। और एकदम भी ये सारे काम नहीं करने, थोड़े थोड़े करके रखते रहें ताकि आपके अंदर जो है ना वो एनर्जी भी रहे और आप थके भी नहीं ज़्यादा। एकदम कर लेंगे तो फिर अगली दफ़ा दिल भी नहीं चाहेगा, थकन इतनी हो जाएगी। फिर ये सब जो है ना सीलिंग बैग के अंदर डाल के मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। अब डिपेंड करता है कि कुछ लोगों का फ्रीज़र बहुत अच्छा काम करता है तो 1-2 घंटे में ही इसके ऊपर हल्की सी फ्रॉस्टिंग आना शुरू हो जाएगी। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद जब आप निकालें इसको फ्रीज़र से तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ होगा और ये सॉफ़्ट भी नहीं हुआ होगा, हल्का हल्का सा फ्रॉस्टिंग आई हुई होगी इसके ऊपर। तो आप इसको अपने हाथ से जो है वो इसको पूरा अलग अलग कर लें तो ये आराम से जो है ना वो अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद इसको आप दोबारा फ्रीज़ करते हैं और फिर आपको जब भी चाहिए होगा निकालेंगे तो ये आराम से अलग अलग हो जाएगी। आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।